स्टोरी की शुरुआत होती है एक जगह केरिया से, जो कि नॉर्थ अफ्रीका में है। यहाँ दिखाया जाता है एक कोरियन स्निपर यानी शार्प शूटर को, जो अपने टारगेट का वेट कर रहा होता है। उसका चेहरा ढका हुआ होता है। दूसरे साइड उसका रशियन पार्टनर होता है, जो उसे मंकी कह के बुलाता है और कहता है कि कभी वो इन सब में बेस्ट हुआ करता था, पर अब उसे इन नए बच्चों को सब सिखाना पड़ रहा है। स्निपर ये सब चुपचाप सुन रहा होता है और तभी उन दोनों के हेडफोन्स पर उनके लीडर का ये ऑर्डर आता है कि उनका टारगेट उनके सामने आ चुका है और सामने से 2 कार्स आती हैं। वो रशियन शूटर कार के टायर पर शूट करता है और फिर कार में से कुछ बॉडीगार्ड्स और एक लेडी स्कार्फ पहनकर उतरती है। स्निपर उसे शूट करने के लिए रेडी होता है, तभी उस लेडी का स्कार्फ हवा से हटता है और उसका चेहरा दिखाई देता है। स्निपर उसे देखकर बिल्कुल शॉक हो जाता है और उसका हाथ कांपने लगता है। तभी उसका लीडर ऑर्डर करता है शूट करने के लिए और फिर गन चलने की आवाज आती है। नेक्स्ट सीन में स्टोरी 13 साल पीछे जाती है और हमारे फ्यूचर स्निपर को दिखाया जाता है, जिसका नाम है दालग्योन, जो कि एक स्टंट मैन का इंटरव्यू देता है और बताता है कि उसने मार्शल आर्ट्स, टाइकोंडो सब कुछ सीखा है। और फिर एक डेमो देता है जिसमें वो अपने फ्रेंड के सर पर एप्पल रखता है और उसे किक से हटाने जाता है, पर वो उसके सर को ही किक कर देता है। फिर वो अपने सर से कुछ ब्रिक्स को तोड़ता है और उसे खुद ही चोट आ जाती है। तो उसे देखकर एक बच्चा रोने लगता है, जिसका नाम होता है हुन, जो कि दालग्योन का नीफ्यू होता है। अपने बड़े भाई की डेथ के बाद वो ही उनका ध्यान रखता है। दालग्योन अपनी स्टंटमैन की जॉब को बहुत ही डेडिकेशन के साथ करता है, जिसकी वजह से उसे काफी चोट भी आती रहती है, पर हुन हमेशा अपने अंकल का ध्यान रखता है। अपने फ्री टाइम में दालग्योन हुन को मार्शल आर्ट सिखाता है। उन दोनों की बॉन्डिंग बहुत ज्यादा अच्छी होती है। ऐसे ही कुछ साल बीत जाते हैं और हुन 11 साल का हो जाता है। दालग्योन अपनी स्टंटमैन की जॉब छोड़ देता है और एक कैब ड्राइवर बन जाता है। उसका फ्रेंड कहता है कि एक स्टंट डायरेक्टर बनना उसका ड्रीम है। तो दालग्योन कहता है कि अगर डेंजरस स्टंट्स करते हुए उसे कुछ हो गया तो हुन का ध्यान कौन रखेगा। तभी हुन का कॉल आता है, पर दालग्योन उसे अपनी जॉब छोड़ने के बारे में कुछ नहीं बताता। उधर हुन को दालग्योन की मार्शल आर्ट्स के नोट्स, डीवीडीज, बुक्स फेंकी हुई मिलती हैं, जो कि दालग्योन ने ही बाहर फेंक दी होती हैं। हुन पहले तो दालग्योन को कॉल करने की सोचता है, जिसका नंबर उसके फोन में स्टिफेड अंकल के नाम से सेव होता है, पर हुन बहुत स्मार्ट होता है, तो वो दालग्योन के एक्शन सेंटर पर कॉल करता है और उसे पता चल जाता है कि दालग्योन ने जॉब छोड़ दी है। नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है जेसिका को, जिसकी कंपनी प्लेन्स मैन्युफैक्चर करती है और वो कोरिया के डिफेंस के लोगों को अपने फाइटर प्लेन्स के बारे में डेमोन्स्ट्रेशन देती है। वहीं पर एक और कंपनी जिसका नाम होता है डायनामिक सिस्टम, वो भी अपने फाइटर प्लेन्स का डेमोन्स्ट्रेशन देती है और उनके फाइटर प्लेन्स जेसिका के प्लेन से काफी सस्ते भी होते हैं और उनकी परफॉर्मेंस भी बेटर होती है। तो जेसिका को लगता है कि उसे ये कॉन्ट्रैक्ट नहीं मिलेगा। इस वजह से वो कोरियन प्रेसिडेंट से बात करने के बारे में बोलती है, पर डायनामिक सिस्टम के प्लेन्स अब पब्लिकली भी इतने फेमस हो चुके थे कि प्रेसिडेंट भी कुछ नहीं कर पा रहे थे। फिर जेसिका अपनी कंपनी के वाइस प्रेसिडेंट माइकल से कहती है कि उसने उसे जॉब इसलिए दी क्योंकि वो पहले CIA में काम कर चुका है, तो अगर उन्हें ये डील नहीं मिली तो उन दोनों के लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। इधर दालग्योन हुन से पूछता है कि वो अपनी टाइकोंडो टीम के साथ मोरक्को की ट्रिप पर क्यों नहीं जा रहा। वो कहता है कि उसमें बहुत पैसे लगेंगे। दालग्योन उसे पैसों की चिंता ना करने के लिए बोलता है, पर हुन तो जानता था कि उसके पास पैसे नहीं हैं, तो वो उसे थोड़ा रिस्पॉन्सिबल होने के लिए बोलता है और चला जाता है। दालग्योन उस ट्रिप का टिकट देखता है और उस ट्रिप की स्टाफ इंचार्ज होती है हेरी, जो कि मोरक्को में कोरियन एम्बेसी में इंटर्न होती है। वो उसी ट्रिप की मीटिंग के लिए जा रही होती है और लेट हो जाती है, तो वहाँ पहुंचकर वो बहानों की लाइन लगा देती है और बोलती है कि उसने मीटिंग की सारी रिसर्च कर ली है, पर तभी उसके चीफ बताते हैं कि मीटिंग खत्म हो गई है और वो एम्बैरेस हो जाती है। पर जैसे ही सब लोग बाहर चले जाते हैं, वो रूम लॉक कर लेती है और किसी को कॉल पर बोलती है कि एल्सा बोल रही हूँ। और उसके बाद वो वहाँ लगी कोरियन फ्लैग की फोटो फ्रेम के पीछे कुछ ढूंढने लगती है। तभी बाहर उसका कलीग नॉक करने लगता है, तो वो उसे कुछ बहाना बना के वहाँ से भेज देती है और उस फोटो फ्रेम के पीछे से एक हिडन कैमरा निकालती है और उसमें से उसकी मेमोरी चिप निकाल लेती है। नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है कि दालग्योन हुन को मोरक्को की ट्रिप पर भेज रहा होता है, पर हुन अभी भी उससे नाराज होता है। तो दालग्योन और हुन की लड़ाई हो जाती है और हुन बिना कुछ खाए ही एयरपोर्ट के लिए निकल जाता है। बाद में एयरपोर्ट पर सारे बच्चों को उनके पेरेंट्स छोड़ने आते हैं और हुन अकेला खड़ा होता है और अपने पुराने खराब हुए शूज को देख रहा होता है। उधर दालग्योन हुन को उसके बर्थडे पर नए शूज देने की सोचता है। नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है माइकल को, वही जो जेसिका की कंपनी में काम
करता है। वो पोर्चुगल में लिस्बन नाम की जगह पर होता है और भाग रहा होता है और 3 लोग उसका पीछा कर रहे होते हैं। फिर वो एक क्लब में घुस जाता है और वहाँ से होते हुए एक ट्राम में बैठकर निकल जाता है और वो लोग उसे नहीं पकड़ पाते। और फिर माइकल साउथ कोरिया के इंचियन एयरपोर्ट पर कॉल करता है और बोलता है कि आज रात की मोरक्को की फ्लाइट क्रैश होने वाली है, पर उसकी आवाज ठीक से वहाँ पहुँचती नहीं है। और तभी वो देखता है कि उसका फोन हैक हो चुका है, तो वो तुरंत ही अपना फोन फेंक देता है। इधर उस फ्लाइट के पैसेंजर्स में एक प्रेग्नेंट लेडी होती है और सारे बच्चे और एक ब्लैक जैकेट वाले पर्सन को भी दिखाया जाता है जो कि फ्लाइट में चेक इन करता है और उसके चेहरे पर एक निशान होता है। और फिर हुन फाइनली दालग्योन को वॉइस मैसेज भेजता है कि वो अब प्लेन में जाने ही वाला है और वहाँ से वो उसे प्लेन की और ट्रिप की वीडियोस बना के भेजेगा। उधर एयरपोर्ट सर्विस पर फिर से माइकल एक पीसीओ से कॉल करता है और कहता है कि उन्हें मोरक्को की फ्लाइट को रोकना होगा क्योंकि उसमें टेररिस्ट अटैक होने वाला है जिनका प्लान प्लेन को क्रैश करवाना है। पर इससे पहले वो और कुछ बताता उसे कोई खींचते हुए वहाँ से ले जाता है। इधर एयरपोर्ट सर्विस रूम में फायर अलार्म बजने लगता है और सब लोग भागने लगते हैं। एयरपोर्ट सर्विस वाली लेडी जिसने माइकल का कॉल रिसीव किया था वो किसी को कॉल करके इस बारे में बता ही रही होती है, तभी पीछे से एक दूसरी लेडी आती है और अपना अंगूठा उसके गले पर रखती है और आगे चली जाती है और उससे अचानक कन्वर्जन्स होने लगते हैं और वो हिलती हुई वहीं गिर जाती है। इधर हुन प्लेन में वीडियो बना रहा होता है और वो उसी ब्लैक जैकेट पहने हुए इंसान से टकरा जाता है। हुन को वो आदमी थोड़ा सा स्ट्रेंज लगता है पर फिर वो अपनी सीट पे बैठ जाता है। प्लेन का पायलट अपनी वाइफ से स्पेनिश में बात करता है ताकि उसके को पायलट को कुछ समझ में ना आए। उधर माइकल को ब्लैक रेनकोट पहने हुए कोई पर्सन फोर्सफुली अल्कोहल पिला देता है और उसके अपने हाथ से उसको गन से शूट करवा देता है और दूसरे कार में उस किलर का पार्टनर सब देख रहा होता है। नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है हेरी को जो कि पोर्चुगल से वापस आती है तो उसका कलीग उससे पूछता है कि वो वहाँ क्यों गई थी, तो वो कह देती है कि वो वहाँ एक लड़के से ब्रेकअप करने के लिए गई थी। फिर वो बताता है कि NIS मतलब नेशनल इंटेलिजेंस सर्विस ने उनके चीफ को अरेस्ट कर लिया है क्योंकि वो पैसों के लिए इलीगल तरीके से कोरिया में ड्रग्स सप्लाई करवाते थे। वो कहती है कि मुझे भी उनकी आंखें काफी अजीब लगती थी। वो कहता है इडियट, वो ड्रग्स देते नहीं थे, सप्लाई करवाते थे, तुम इतनी डम कैसे हो सकती हो। वो कहती है हाँ मैं थोड़ी डम हूँ और हंसते हुए चली जाती है। फिर वो अपने घर जाती है और किसी से कॉल पर कहती है कि अगर डेड बॉडी की ऑटोप्सी भी हुई तो उसमें भी यही लगेगा कि उस आदमी की डेथ गन से सुसाइड करने की वजह से हुई है। और बात करते हुए वो अपनी गन चेक कर रही होती है। फिर वो अपने बैग से एक ब्लैक रेनकोट निकालती है और टेबल पे रख देती है। नेक्स्ट सीन में फ्लाइट में ज्यादातर लोग सो रहे होते हैं, तभी वहाँ से वो ब्लैक जैकेट वाला पर्सन उठता है और रेस्ट रूम की तरफ जाता है। रेस्ट रूम से वो स्पेनिश बोलने वाला पायलट निकलता है और ब्लैक जैकेट वाला पर्सन अंदर जाता है। वहाँ वो एक सिंक के नीचे से एक लोहे का कंटेनर निकालता है और फिर वो प्लेन के ग्राउंड पर बने हैच को खोलता है और अंदर चला जाता है। वहाँ से वो प्लेन के मैकेनिकल सिस्टम के रूम में जाता है जहाँ वो ऑक्सीजन सिलेंडर्स के सामने वो कंटेनर लगा देता है और उसमें से फ्रीजिंग गैस बाहर आने लगती है और उसकी वजह से ऑक्सीजन सिलेंडर्स ब्लास्ट हो जाते हैं और प्लेन में होल हो जाता है और प्लेन बुरी तरह हिलने लगता है। सभी लोग पैनिक करने लगते हैं और फिर सारे लोग ऑक्सीजन मास्क लगाते हैं पर ऑक्सीजन सिलेंडर्स ब्लास्ट होने की वजह से उन्हें ऑक्सीजन भी नहीं मिलती। उधर पायलट्स को कुछ समझ में नहीं आता कि वो क्या करें। फिर वो सिस्टम कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं पर वो टेररिस्ट अब अपने फोन से सिस्टम ब्लॉक कर देता है और फिर प्लेन के एक पार्ट में बुरी तरीके से आग लग जाती है और प्लेन नीचे की तरफ गिरने लगता है। उनको समझ आ जाता है कि अब वो लोग नहीं बचेंगे, तो वो दालग्योन को एक मैसेज भेजता है। वो उसमें लिखता है अंकल आई लव, लेकिन तभी वो ऑक्सीजन की कमी से बेहोश हो जाता है और प्लेन क्रैश हो जाता है। इधर दालग्योन हुन के लिए नए शूज खरीदता है, तभी वो प्लेन क्रैश की न्यूज देखता है और पता चलता है कि उसमें कोई भी नहीं बचा है और वो बुरी तरह रोने लगता है। इसके बाद हेरी को अपनी शूटिंग प्रैक्टिस करते हुए दिखाया जाता है। इधर कोरिया के प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर इस बारे में बात करते हैं और प्रेसिडेंट जंग इतने लोगों की मौत की बजाय इस बात में ज्यादा इंटरेस्टेड होते हैं कि प्लेन क्रैश टेक्निकल प्रॉब्लम्स की वजह से हुआ और वो प्लेन डायनेमिक सिस्टम्स कंपनी का था। बाद में दालग्योन वो वीडियो देखता है जो हुन ने प्लेन के अंदर
बनाकर उसे भेजा था और उसमें हुन उससे गुस्सा होने के लिए सॉरी बोलता है। इन सब से दालयोन और भी बुरी तरह रोने लगता है। उधर डायनेमिक सिस्टम प्रेस कॉन्फ्रेंस में माफी मांगती है, पर तभी वहाँ विक्टिम्स की फैमिली और बाकी के लोग बहुत ज्यादा वायलेंट हो जाते हैं। इन सब के दौरान जेसिका को ये सब देखकर स्माइल करते हुए दिखाया जाता है। बाद में वो माइकल के फ्यूनरल में जाती है और उसकी बॉडी के सामने जाकर उसे थैंक यू बोलती है। नेक्स्ट सीन में सारे विक्टिम्स की फैमिली मोरक्को जाने के लिए निकलती है एक मास फ्यूनरल के लिए, क्योंकि किसी की भी डेड बॉडी मिलना तो पॉसिबल नहीं था। वहाँ हेरी और उसका कलीग उनको रिसीव करते हैं। तभी रेस्ट रूम में दालयोन को एक पर्सन दिखता है जिसके फेस पर एक निशान होता है और दालयोन को याद आ जाता है कि उसने उसे हुन के प्लेन वाले वीडियो में देखा था। वो वही ब्लैक जैकेट वाला टेररिस्ट होता है। वो उसके पीछे जाता है पर रास्ते में उसे हेरी मिल जाती है, पर वो उस आदमी का पीछा करता रहता है, पर फिर वो कहीं गायब हो जाता है। और फिर अचानक वो आदमी दालयोन के पीछे से आता है और कहता है व्हील्स टर्न ऑन देयर एक्सिस। अब ये बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट है ड्रामा का, और एपिसोड देखने के बाद भी काफी लोगों को इसमें कंफ्यूजन होती है, तो इसका आंसर मैं आपको वीडियो के लास्ट में दूंगी। अब दालयोन उससे पूछता है कि वो कैसे बच गया, और फिर वो टेररिस्ट उस पर अटैक कर देता है, और फिर काफी फाइट के बाद वो टेररिस्ट उसके सर पर एक कांच के टुकड़े से मारता है और वहाँ से भाग जाता है। पर दालयोन फिर भी उसका पीछा करता रहता है और दीवार पे चढ़ना, जीप के ऊपर लटकना, जीप के साइड में लटकना, जीप के पीछे लटकना और इस चक्कर में पूरा मार्केट खराब कर देना। मतलब अंकल की सब्जी की दुकान टूट गई भाई, पता है आलू कितना महंगा है, पर इन लोगों का अभी खत्म नहीं हुआ। और काफी चेजिंग, फाइटिंग, छत से नीचे कूदना, कार के ऊपर कूदना एक्सेट्रा के बाद दालयोन उस टेररिस्ट को एक जीप में पकड़ लेता है, पर तभी वो टेररिस्ट एक नाइफ से उसे स्टैप कर देता है और फिर वो रोड के साइड की रेलिंग्स की तरफ ले जाकर जीप अचानक रोक देता है, जिससे दालयोन बाहर गिर जाता है। और टेररिस्ट ने तो सीट बेल्ट लगाई होती है, तो वो ऑब्वियसली बच जाता है और वहाँ से निकल जाता है। इधर बाकी के लोग एक होटल में आते हैं जहाँ डायनेमिक सिस्टम के रिप्रेजेंटेटिव आने वाले होते हैं। वो लोग दालयोन का वहाँ वेट करते हैं और हेरी सोचती है कि आखिर दालयोन गया तो गया कहाँ। नेक्स्ट सीन में डायनेमिक सिस्टम के चीफ नेगोशिएटर एडवर्ड पार्क को दिखाया जाता है, जो सारे विक्टिम्स की फाइल्स देख रहे होते हैं, और फिर वो विक्टिम्स की फैमिली मेंबर से मिलने आते हैं। और जब वो उन सब से माफी मांगने के लिए झुकते हैं, तभी विक्टिम्स में से जो प्रेग्नेंट लेडी थी उसका हस्बैंड वहाँ रखे डस्टबिन के वेस्ट को मिस्टर एडवर्ड पर डाल देता है और एक चेयर से उन्हें मारने के लिए उठता है। सब लोग उसे रोकने लगते हैं, पर मिस्टर एडवर्ड कहते हैं कि वो अपना गुस्सा उन पर उतार सकता है क्योंकि वो उनका पेन, उनकी सिचुएशन समझ सकते हैं, और बताते हैं कि 5 साल पहले उनकी वाइफ और बेटी की भी ऐसे ही प्लेन क्रैश में डेथ हो गई थी। तो वो डायनेमिक सिस्टम को इस बात की सजा देना चाहते हैं और इसलिए वो उनके साथ हैं। फिर वो सारे विक्टिम्स की इमोशनल बैक स्टोरी बताते हैं और सभी लोग इमोशनल हो जाते हैं। तभी वहाँ दालयोन आता है और कहता है कि प्लेन क्रैश का एक सर्वाइवर है और शायद उसी ने ये प्लेन क्रैश करवाया है। सब लोग सोचते हैं कि शायद वो शॉक की वजह से पागल हो गया है, पर वो कहता है कि हेरी ने भी उसे देखा है और वो लोग एयरपोर्ट की सीसीटीवी फुटेज भी चेक कर सकते हैं। तभी वहाँ हेरी आ जाती है और सब लोग उसकी तरफ ही देख रहे होते हैं और वो कहती है कि मुझे यहाँ नहीं आना चाहिए था क्या, और ये पार्ट यहीं खत्म हो जाता है। अब उस क्वेश्चन का आंसर, तो पहले तो मैं आपको ये बताना चाहूंगी कि उस ब्लैक जैकेट वाले टेररिस्ट का नाम है रेमन। अब ये मुझे कैसे पता चला? वो ऐसे कि स्टार्टिंग में जब इस आदमी को दिखाया गया था और वो प्लेन के लिए चेक इन कर रहा था, तो उसके प्लेन के टिकट पर उसका नाम कुछ सेकंड्स के लिए सही लेकिन दिखाया जाता है। और रेमन ने व्हील्स टर्न ऑन देयर एक्सिस इसलिए बोला था क्योंकि वो कुछ कंफर्म कर रहा था, क्योंकि अगर उसे कोई ढूंढ रहा है तो इसका मतलब या तो वो उसका फ्रेंड है या एनिमी। तो व्हील्स टर्न ऑन देयर एक्सिस कोड वर्ड था जिसका एक फिक्स आंसर है जो आपको आगे चल के पता चलेगा, और जिससे रेमन कंफर्म कर रहा था कि जो उसके सामने खड़ा है वो कोई दूसरा टेररिस्ट है या नहीं। और इसलिए उसके पास गन होते हुए भी उसने पीछे से दालयोन को नहीं मारा, पर जब दालयोन उस कोड वर्ड का आंसर नहीं देता तो वो उस पर अटैक कर देता है। तो आगे की स्टोरी पता चलेगी आपको नेक्स्ट पार्ट में। तो अगर आपको ये स्टोरी पसंद आ रही हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, और नेक्स्ट पार्ट आने तक keep smiling.